हेलो गाइस, अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे टीडीएस के अमेंडमेंट्स के बारे में अपनी चर्चा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे अमेंडमेंट्स को देखे थे, जिसको मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा। तो स्टार्टिंग में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस वक्त जो है वो बहुत स्पीड में मैं आपको लगूंगा बोलते हुए, क्योंकि मैं पिछली बातों जिसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया है उसको मैं रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा मकसद केवल आपको समझाना नहीं है बल्कि चीजों को आपको याद करवा के भी देना होता है, जिसके लिए कई प्रकार के मेमोरी टेक्निक और मल्टीपल रिवीजन यानी कि बार बार रिवीजन का प्रयोग मैं करता हूं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट कहां पर आया था, हम लोगों ने टीडीएस में देखा था सेक्शन नंबर 192 में। 192 में क्या बोला गया था कि अगर एम्प्लॉयर एक विशेष प्रकार के लोग हैं, कौन है 80 आईएसी वाले एलिजिबल एम्प्लॉयर, मालिक कौन है 80 आईएसी वाला एलिजिबल स्टार्टअप, 80 आईएसी वाला एलिजिबल स्टार्टअप। अब एलिजिबल स्टार्टअप किसको बोलेंगे, जिसका इनकॉर्पोरेशन 1/4/2016 से लेकर 1/4/2021 के बीच में हुआ हो, जिसका टोटल टर्नओवर जो है इन दिनों में कभी भी 25 करोड़ से एक्सीड नहीं करा हो। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो सर्टिफिकेट उन्होंने लिया हो स्पेसिफाइड बोर्ड का, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए बोलती है, ठीक है, उस स्पेसिफाइड बोर्ड का सर्टिफिकेट लिया हो तो वो लोग क्या कहलाएंगे, वो लोग एलिजिबल स्टार्टअप कहलाएंगे। अब ये एलिजिबल स्टार्टअप 80 आईएसी वाले अगर अपने इंप्लॉय को क्या चीज देते हैं, इशॉप के तहत, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत मान लीजिए स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या स्वेट इक्विटी देते हैं, तो उस सिचुएशन में यहां पर 3 डेट में व्हिचएवर इज अर्लियर जब होगा तब टीडीएस काटने के लिए बोला गया है सेक्शन 192 में। 3 डेट में व्हिचएवर इज अर्लियर, वो 3 डेट कौन कौन से हैं, जिस साल ऑप्शन दिया उस रिलीवेंट जो असेसमेंट ईयर के एंड के 48 महीने, या फिर अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या सर्ट इक्विटी को सेल कर दिया एम्प्लॉय ने तो वो वाले प्रीवियस ईयर में, और उसके बाद नहीं तो अगर कंपनी छोड़ के ही चला गया या रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई एम्प्लॉय की तो सीज टू बी एम्प्लॉय, ठीक है। ये 3 डेट रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड के 48 मंथ्स और उसके बाद सेल कर दिया उस स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या सर्ट इक्विटी को, और तीसरा सीज टू बी एम्प्लॉय। इस तीनों में जो भी अर्लियर डेट होगा उसके 14 दिनों के अंदर में 80 आईएसी वाला जो मालिक होगा, एम्प्लॉयर होगा, उसको उसका फर्ज बनता है 192 के तहत टीडीएस काटे उस परक्विजिट पर जिसको आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोल के पुकारते हो। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 192 में और दूसरा क्या कोई अमेंडमेंट है, तो नहीं, दूसरा कोई फिलहाल अमेंडमेंट नहीं है। अब हम लोग कहानी की बात आगे बढ़ाते हैं, हमारे अगले कौन सा सेक्शन में अमेंडमेंट आया हुआ है। तो अगला कौन सा सेक्शन अमेंडमेंट है, तो ये है सेक्शन नंबर 194। जी हाँ, इसको आप दिवाली धमाका अमेंडमेंट बोल सकते हो, क्योंकि दिवाली के टाइम में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और सेक्शन 194 जो सेक्शन था वो पहले भी हुआ करता था, ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको मार दिया गया यानी कि खत्म कर दिया गया और बोला गया 115 ओ लाया गया और बोला गया कि जो कंपनी डिविडेंड देगी वही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम पर डिविडेंड जो है वो उस पर टैक्स देगी, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देगी। उसके बाद सेक्शन 10 का 34 भी आया, वो बोला शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड मिलता है उसके हैंड में एग्जेम्प्टेड होगा, शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड मिलता है उसके हैंड में एग्जेम्प्टेड होगा क्योंकि कंपनी टैक्स दे रही है। लेकिन 115 बीबीटी सेक्शन आकर थोड़ा गलत कर दिया, उसने बोला कि जो 10 लाख से ऊपर जिसको डिविडेंड मिलेगा उस शेयर होल्डर के हैंड में भी टैक्स लगाओ। तो एक तो कंपनी पहले से टैक्स दे रही है, फिर शेयर होल्डर के हैंड में टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो है कुछ हौच-पौच के मामले हो गए थे, इसीलिए बोला कि अब कंप्यूटराइज जमाना आ गया है, अब एक एक इंडिविजुअल को ट्रेस करना पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम लोग उपयोग करते हैं, कई प्रकार के ईआरपी वगैरह का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं डिविडेंड देने के टाइम में ही। इसीलिए एक काम करो, जो भी शेयर होल्डर होंगे उन लोगों को डिविडेंड जो है वो टीडीएस काट कर दिया जाए, और ये 194 को वापस से जिंदा करके बोला गया कि 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा, चाहे वो इक्विटी वाले शेयर होल्डर होंगे या प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर होंगे। अगर उसको इंडियन कंपनी और वो बंदे रेसिडेंट होने चाहिए, नॉन रेसिडेंट के लिए कहां पर आएगा, तो सेक्शन 195 में टीडीएस कटेगा, यानी कि 194 के साथ साथ करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट 195 में भी किया गया है। और 195 में सिर्फ इतनी बातें बताई गई हैं कि उस पार्टिकुलर क्लॉज जिस पर 115 ओ में कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देगी, 115 ओ की चर्चा को डिलीट कर दी गई है सेक्शन 195 में 195 में। तो सेक्शन 194 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर इंडियन कंपनी अगर रेसिडेंट चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो इंडियन कंपनी का, उसको डिविडेंड डिक्लेयर या पे होते रहेगा, तो उस सिचुएशन में 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। यहां पर कौन कौन से डिविडेंड कवर करेंगे, तो सेक्शन 2 के 22 के ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई सब कवर कर जाएंगे, तो डिविडेंड में इंक्लूड होगा सारे प्रकार के डिविडेंड। अब जहां तक बात करते हैं कि 194 एक बात और बोला कि जो शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, पहला कंडीशन इंडिविजुअल होना चाहिए और उसको 5000 तक का डिविडेंड मिलता है अदर देन कैश में, 5000 तक का डिविडेंड मिलता है अदर देन कैश में, तो उसको
जो है वो नहीं काटा जाएगा। टीडीएस 10% का जो काटने की बात हो रही है वो नहीं काटा जाएगा। उसके बाद बोला कि अगर लेने वाले डिविडेंड लेने वाले जो रिसीव करने वाले हैं वो एलआईसी ऑफ इंडिया, जीआईसी ऑफ इंडिया या फिर कोई भी इंश्योरर हो जिसने इंडियन कंपनी में शेयर रखा है या बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखा है, तो उस परिस्थिति में उस एलआईसी, जीआईसी और अदर इंश्योरर जो कि आईआरडीए के तहत गवर्न करता हो, उन लोगों के हैंड में टैक्स मत काटो। ठीक है, सेक्शन 194 इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 194A की। ये 194A में कहां कहां अमेंडमेंट आया है जरा उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो 194A में अमेंडमेंट आया है सबसे पहले सबसेक्शन 1 में, जिसको मैंने बोला स्टार वाला इंडिविजुअल या हफ। बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जिसमें आप देखोगे एनी पर्सन अगर पेयर है, पेयर यानी कि डिडक्टर अगर कोई भी बंदा है, डिडक्टर अगर कोई भी बंदा है तो वो पे करते वक्त में, पेयर पे करते वक्त में टीडीएस काटेगा। उस पेयर में कहीं कहीं पर एक्सेप्शन था, कहीं कहीं पर एक्सेप्शन था इंडिविजुअल या हफ, और उस इंडिविजुअल हफ को अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट नहीं करवाना है तो वो एक्सेप्शन में आता था। मतलब इंडिविजुअल हफ जिसको पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट नहीं करवाना है किसी भी लॉ में, चाहे 44AB इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसको क्या करना है, टीडीएस नहीं काटना है। अगर एक्सेप्शन में आ गया तो उसको हम लोगों ने नाम दिया था स्टार वाला इंडिविजुअल हफ। अब ये स्टार वाला इंडिविजुअल हफ की कहानी को बदल दी गई है फाइनेंस एक्ट 2020 में। अब ये ऑडिट की जो चर्चा थी ना, ऑडिट शब्द की, उसको हटाकर वहां पर बोल दिया गया है कि ऐसा इंडिविजुअल या हफ, ऐसा इंडिविजुअल हफ अगर किसी को पे करता है बतौर पेयर, अगर पेयर है जिसका टर्नओवर, अगर मैं इंडिविजुअल हूं और मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बिजनेस है तो 1 करोड़ एक्सीड नहीं किया, प्रोफेशन है तो 50 लाख एक्सीड नहीं किया, तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, मैं एक्सेप्शन में आ जाऊंगा। तो एनी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल हफ जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस है तो टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड नहीं किया और प्रोफेशन है तो 50 लाख एक्सीड नहीं किया, उसको क्या बोल दिया गया, उसको बोल दिया गया आपका स्टार वाला इंडिविजुअल हफ। हमने नाम दिया है समझने के लिए। स्टार वाला इंडिविजुअल हफ को छोड़कर कोई भी बंदा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज देगा रेसिडेंट को तो 10% के रेट से क्रेडिट और पेमेंट विचेबल्स अर्लियर के टाइम पर टीडीएस काटेगा। पहला अमेंडमेंट तो 194A में ये आया। दूसरा अमेंडमेंट आया कि अगर मान लीजिए कि पेयर यानी कि पे करने वाला बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस है, पे करने वाला बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस है तो 40,000 से ऊपर देगा एक नॉर्मल व्यक्ति को, तभी ही यहां पर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर टीडीएस काटेगा 10% के रेट से। ठीक है, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस। लेकिन अगर लेने वाला बंदा सीनियर सिटीजन है तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 ने बोला कि अगर लेने वाला बंदा सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ऊपर अगर उसको मिल रहा है तभी ही टीडीएस काटो। रेसिडेंट बंदा अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट मिल रहा है तभी उसको टीडीएस काटो। ये अमेंडमेंट क्यों आया ये भी मैंने आपको बताया था। ये 80TTB की वजह से आया। सेक्शन 80TTB में बोलता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी आपका जो है सेविंग अकाउंट हो गया या फिर करंट अकाउंट हो गया या जैसे भी होगा, किसी प्रकार के अमाउंट से, किसी प्रकार के डिपॉजिट से, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह से किसी सीनियर सिटीजन को अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट मिलता है तो वहां पर बोला कि 50,000 तक का एग्जेम्पशन होगा, 50,000 तक का एग्जेम्पशन होगा। उसके लिए पहले उनका इनकम को अदर सोर्स में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 80TTB में 50,000 तक डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सीमा है, ये सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट जो मिलता है वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो सीनियर सिटीजन नहीं है 10,000 की सीमा है। तो ये जो लिमिट को यहां पर भी अकॉर्डिंगली 194A को भी चेंजेस किया गया क्योंकि काफी लॉजिकल है। एक तरफ जो है 40,000 के ऊपर वाले को टीडीएस काट ले रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि 80TTB में एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो ये किचकिच था, इसकी वजह से 194A में उसको चेंजेस किया गया और बोला गया कि कोई भी इंटरेस्ट अगर सीनियर सिटीजन को दे रहे हो, रेसिडेंट है वो सीनियर सिटीजन, तो ध्यान रखो अगर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है तो 10% का टीडीएस तभी काटोगे जब 50,000 से ऊपर उनको मिलता है। तो ये दूसरा अमेंडमेंट आया। तीसरा अमेंडमेंट जो है यहां पर बोला कि आपको कुछ केस लिस्ट दिए गए हैं 194A में जहां पर टीडीएस नहीं काटना है। उस लिस्ट में एक नाम लिखा हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए लोग, पर्सन। ठीक है, लेकिन उस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया और उसकी जगह पर सब क्लॉज 5 नया ले आया। 194A में सब क्लॉज 5 डाल दिया गया फाइनेंस एक्ट 2020 में। वो सब क्लॉज 5 क्या बोलता है? वो सब क्लॉज 5 साफ साफ बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू नो टीडीएस और लोअर रेट पर टीडीएस, यानी कि 10% का जो 194A बोलता है ना, तो नो टीडीएस और लोअर टीडीएस बता सकती है। नो टीडीएस और लोअर टीडीएस बता सकती है 194A ऐसा बोलता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने जानी। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो सब क्लॉज 5 करके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू नो टीडीएस और लोअर रेट ऑफ टीडीएस नोटिफाई कर सकती है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब जब कॉन्ट्रैक्टर की बात आती है तो आपको पता है कि यहां पर भी वही क्राइटेरिया था, स्टार वाला इंडिविजुअल हब वाली कहानी थी, स्टार वाला इंडिविजुअल हब। तो यहां पर बोलता है कि कोई भी पर्सन एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल हब अगर रेसिडेंट को क्रेडिट और पे कर रहा है व्हिचएवर इज अर्लियर तो टीडीएस काटना है। अगर लेने वाला इंडिविजुअल हब है तो 2% के रेट से और लेने वाला अदर है तो 1% के रेट से टीडीएस काटना है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था कि अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो 30,000 से ऊपर दिया जा रहा है तभी टीडीएस काटना है, और अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है तो उस सिचुएशन में, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे काम करने की कॉन्ट्रैक्ट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर करेगा तभी जो है टीडीएस यहां पर काटना है। अब यहां पर जो स्टार वाला इंडिविजुअल हब जोड़ दिया गया, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट करवाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, वो कंडीशन को हटा दिया। बोला कोई भी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल हब जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ बिजनेस है तो और 50 लाख अगर प्रोफेशन है तो एक्सीड नहीं करता है, वो लोग टीडीएस नहीं काटेगा। जिसका एक्सीड करेगा वही टीडीएस काटेगा। तो कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल हब, वो कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन में बताया गया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी अमेंडमेंट है। मैं आपको दिखाता हूं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यहां पर एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है किसको किसको बोलते हैं। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है एडवर्टाइज करने को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। एडवर्टाइज के साथ साथ ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट को बोला गया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट का प्रोडक्शन करना भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ही आएगा। कुछ दिन पहले केस लॉज में आया था ऐसा। तो एडवर्टाइज करना, ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट और उसका प्रोडक्शन करना। उसके बाद गुड्स हो या पैसेंजर उसको कैरी करने का कोई काम करता है रेलवे को छोड़कर। गुड्स पैसेंजर को कैरेज एक्सेप्ट रेलवे, गुड्स पैसेंजर को कैरेज एक्सेप्ट रेलवे, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कैटरिंग का सर्विसेज जो होता है वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब फाइनेंस एक्ट 2020 में ये जो लास्ट वाला था प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर अगर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, इसमें जो है फाइनेंस एक्ट 2020 ने अमेंडमेंट किया। और फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसमें क्या क्या बोला, यहां पर 2 बातें क्लियर की। पहली बात कि ये जो गुड्स अगर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन से कोई भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर कर रहे हो या उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मटेरियल जो है वो सप्लाइड बाय कस्टमर, सच कस्टमर, वही कस्टमर से सप्लाई होगा तभी वो वर्क्स कहलाएगा। और या फिर कस्टमर से अगर सप्लाई नहीं होगा, सप्लाइड बाई कस्टमर, बाई सच कस्टमर, ठीक है। या फिर अगर कस्टमर से सेटिस्फाइड अगर सप्लाई नहीं होगा तो उसका एसोसिएटेड लोगों से सप्लाई होगा। एसोसिएटेड लोग ने मटेरियल दिया है। अभी एसोसिएटेड कहां पर से लिया गया, तो यहां पर साफ बोल दिया गया कि सेक्शन 40 कैपिटल ए का क्लॉज नंबर 2 है, इसमें जो सब क्लॉज बी है उसमें जो रिलेटेड लोग बताए गए हैं, ठीक है, वही एसोसिएटेड कहलाएंगे। या तो कस्टमर से लो मटेरियल या फिर उसके रिलेटेड लोगों से लो। अब उसके रिलेटेड लोग तो इंडिविजुअल होंगे तो उसके रिलेटिव खुद ही हो गए, कंपनी हो गई तो डायरेक्टर, फर्म हो गया तो पार्टनर, ईओपी बीओआई हो गया तो मेंबर, हब हो गया तो मेंबर, ठीक है, और उन लोगों का रिलेटिव, यहां तक कि इंडिविजुअल जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो भी, और जो सब्सिडरी है वो भी एसोसिएटेड कहलाएगी। ये 40A का सबसेक्शन 2 का क्लॉज नंबर बी कहता है, ठीक है। तो यहां तक बातें उम्मीद करता हूं कि आपको ध्यान में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा अपने स्पीड को कम करता हूं। यहां पर मैं बताने के लिए जा रहा हूं सेक्शन 194H बताने के लिए जा रहा हूं। यहां पर जो है फाइनेंस एक्ट 2020 में एकमात्र छोटा सा अमेंडमेंट आया, वही एक्सेप्ट जो आपका स्टार वाला इंडिविजुअल हब को जोड़ दिया गया, प्रीवियस ऑडिट वाला हटा दिया गया क्राइटेरिया। यहां पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंट को पेमेंट करता है एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल तो 5% के रेट से टीडीएस काटेगा किसी भी कमीशन पर एक्सेप्ट इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन को छोड़कर कोई भी कमीशन, लेकिन टीडीएस 15,000 से ऊपर का होना चाहिए पेमेंट, तभी टीडीएस कटेगा 5% के रेट से। तो कमीशन में 5% है, कमीशन में 5% है, ऐसा करके आप याद रखो। कमीशन में 5% है, रेसिडेंट को कमीशन दे रहे हो तो 5% से टीडीएस काटना, वो भी 15,000 के ऊपर कमीशन दे रहे हो तब, छोटे मोटे अमाउंट में नहीं, यानी कि 15,000 से ऊपर वाले लोग कम से कम होने चाहिए। तो क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर अर्लियर के टाइम पे 5% के रेट से टीडीएस काटना है। कोई भी इंडिविजुअल एक्सेप्ट कोई भी पर्सन अगर पेयर है एक्सेप्ट इंडिविजुअल हब स्टार वाला, इंडिविजुअल हब स्टार वाला का मतलब क्या हो गया कि उस इंडिविजुअल हब का अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ बिजनेस में और 50 लाख प्रोफेशन में टर्नओवर या सेल्स या ग्रॉस रिसीट एक्सीड नहीं किया होगा तो भैया आप लोग टीडीएस मत काटो, हाथ जोड़ के कृपा है। 194H ऐसा बोलता है। तो कोई भी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल हब जिसका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, सेल्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से एक्सीड नहीं था और बिजनेस में 50 लाख से एक्सीड नहीं था, वो लोग टीडीएस नहीं काटोगे। बाकी सारे लोग अगर कमीशन के नाम पर कुछ भी पे करोगे अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, तो क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर अर्लियर के टाइम पे 5,000 से टीडीएस काटना पड़ेगा अगर 15,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तो। यहां पर बोला गया है कि कुछ चीजों में डिडक्शन नहीं काटना है। अगर बिजनेस ट्रस्ट के प्रोविजन से रेंट दिया जा रहा है या फिर बीएसएनएल एमटीएनएल का, अगर मान लीजिए कि पीसीओ का किसी ने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, फ्रेंचाइजी का कमीशन जो होगा, अब तो पब्लिक कॉल ऑफिस जिसमें कॉइन
डाल के फोन करते हो, वो तो खत्म हो गया कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है क्लॉज में है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जहां तक बात करते हैं कि जो सेक्शन 192 में सैलरी बोलकर कवर होगा, इंप्लाई का रिलेशन हो गया, तो उस सिचुएशन में और एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पर यहाँ पर कमीशन बोलकर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। बाकी सारे मामलों में कमीशन जैसा कुछ भी दोगे तो रेसिडेंट को पेमेंट होते वक्त में 15,000 से ज्यादा 5% के रेट से टीडीएस काटना है। वो लोग टीडीएस नहीं काटेंगे जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो इंडिविजुअल हफ है और पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर बिजनेस में 1 करोड़ से एक्सीड नहीं किया और प्रोफेशन में 50 लाख से एक्सीड नहीं किया। ये 194H की पूरी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बात करते हैं 194I के बारे में। ये 194I क्या बोलता है? टीडीएस ऑन रेंट के बारे में। टीडीएस ऑन रेंट, यहां पर भी एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल करके पॉइंट जोड़ दिया गया। कोई भी पर्सन एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं करता, प्रोफेशन में और बिजनेस में 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करता, वो बंदा अगर रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी कर रहा है, सस्पेंस अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं भी क्रेडिट करके, तो क्रेडिट और पेमेंट विचेवर्स अर्लियर के टाइम पर टीडीएस काटा जाएगा। किस चीज का किराया? तो प्लांट एंड मशीनरी का इक्विपमेंट अगर भाड़े पे लिया था तो 2% से टीडीएस काटा जाएगा। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के केस में 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में 2% के रेट से और लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के केस में 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, ये टीडीएस कब काटा जाएगा? जब पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल हफ जिसको पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट क्राइटेरिया हट गया, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करता, प्रोफेशन जिसका 50 लाख से एक्सीड नहीं करता, वो अगर रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है रेंट के नाम पर 2,40,000 से ज्यादा, तो टीडीएस कटेगा। डिपेंड करता है रेट कि किस चीज के लिए रेंट दिया जा रहा है। प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए तो 2% के रेट से टीडीएस कटेगा, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर्स के लिए तो 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। इस तरह से 194I की चर्चा हम लोगों ने की। अब हम लोग अगली जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, ये 194J की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसको आप कह सकते हो। यहां पर जो है वो आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विस को 2% में डाल दिया गया है। क्यों डाला गया है? इसके वजह से बहुत सारे केस लॉस चल रहे थे, बहुत सारे लिटिगेशन हो रहे थे कि इसमें 194C जहां पर क्या बोलते हैं 1% और 2% वाला कंडीशन था, और उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आ गया था कि बहुत सारे केस आ गए थे। कुछ लोग बोलते थे नहीं वो कम रेट के चक्कर में 2% टीडीएस कटवाने के चक्कर में जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है ना, वो 194C में जाना चाहता था, लेकिन एक्चुअल में होता था 194J का। इसीलिए मामला जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाता था और हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता था, बड़ी किचकिच हो जाती थी। इसी की वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो है और केस लॉज उस पर बनते थे। सारे केस लॉज को जो है एक सॉल्यूशन दे दिया गया, बोला गया यहां पर भी जो है टेक्निकल सर्विस में 2% रेट से टीडीएस काटो, चाहे जे में फॉल करे चाहे सी में फॉल करे। अब कोई मारामारी नहीं करेगा, जे में फॉल करे या सी में फॉल कर रहा है, 194C में जा रहा है या 194J में जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्निकल सर्विस है तो 2% से टीडीएस काटना है, ठीक है। तो यहां पर पहला अमेंडमेंट वही है, एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल हफ करके कर दिया। एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल हफ जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा। ध्यान रहे, बिजनेस है तो 1 करोड़ एक्सीड नहीं करता और प्रोफेशन है तो 50 लाख एक्सीड नहीं करता, उसको छोड़कर कोई भी बंदा रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कुछ केस में 2% और बाकी केस में 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। 3 ऐसे केस हैं जिसमें 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। एक फाइनेंस एक्ट 2019 ने बोला था कॉल सेंटर के केस में, जो है फाइनेंस एक्ट 19 ने बोला था कॉल सेंटर के केस में 2% टीडीएस काटो अगर कॉल सेंटर वाले को पे कर रहे हो। तो यहां पर बोल दिया गया फाइनेंस एक्ट 2020 में कि टेक्निकल सर्विस के केस में, और एक और मामला आता है सिनेमाग्राफिक फिल्म का मामला, ठीक है। अब यहां पर बोल दिया गया कि 2 केस में, यहां पर एक आपका कॉल सेंटर का केस में, एक टेक्निकल सर्विस के केस में, और तीसरा रॉयल्टी, वो भी सिनेमाग्राफिक फिल्म के केस में। अभी मैं एक बात बताऊं कि जो रॉयल्टी है ना, वो रॉयल्टी पर जो टैक्स लगाने के लिए खड़ा है ना, वो सेक्शन नंबर 9 खड़ा है, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। वो बोलता है कि रॉयल्टी अगर भारत से कनेक्टेड है तो उसको इंडिया डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ही मानो, इंडियन इनकम मानो और टैक्स लगाओ उस पर। लेकिन उस रॉयल्टी में कुछ चीजों का एक्सेप्शन दिया गया है, उसी में था एक्सेप्शन में सिनेमाग्राफिक फिल्म, जो कि डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाता था, तो उस पर टैक्स से बच जाता था, क्योंकि इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कहलाया। इसीलिए भारत में आते थे फॉरेन से और वो शूटिंग वूटिंग करके चले जाते थे और बोलते थे डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है ही नहीं, घर आजा परदेसी, और किसान की तरह खेत में जाके शूटिंग कर लेते थे। अभी बोला कि नहीं, तेरे को कम से कम 2% तो देना पड़ेगा जाते जाते।
जाते, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना नहीं, तुमको 2% देना पड़ेगा। तो यही बोला कि रॉयल्टी इन केस ऑफ सिनेमाग्राफिक फिल्म के केस में 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। तो कॉल सेंटर, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और सिनेमाग्राफिक फिल्म के केस में 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस हर तरह का 2% आ गया, लेकिन फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस अभी भी 10% में रह गया। जी हाँ, प्रोफेशनल सर्विस 10% में रह गया। बाकी रॉयल्टी जो सिनेमाग्राफिक फिल्म के अलावा बाकी रॉयल्टी उसमें भी 10% से रेट से टीडीएस काटा जाएगा। पीजीपी पे एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 28 का क्लॉज नंबर बी है, ये बोलता है कि नॉट कैरी, बिजनेस को मत करो या हमारे नो हाउ वगैरह को शेयर मत करो, इसके लिए कंपनसेशन मिलता है, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो बिजनेस प्रोफेशन बोलकर टैक्सेबल होता है वो 28VA, इस पर भी 10% और डायरेक्टर को पेमेंट किया जा रहा है उस पर भी 10%। ठीक है, यहां तक कि कहानी एक और आती है। क्या कहानी आती है जरा इसको आप समझिए। यहां पर कहानी आती है कि डायरेक्टर का जो पैसा है उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, इवन 1 रुपया देगा तो टीडीएस काटा जाएगा, लेकिन बाकी केस में 30,000 से ऊपर दिया जाएगा ना रेसिडेंट को, तभी टीडीएस काटना है। यानी कि 30,000 की लिमिट है, बाकी केस में डायरेक्टर के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पर 194J की चर्चा हम लोगों ने की। मैं आपको फिर से बता दूं, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल हफ, ठीक है, अगर मान लीजिए रेसिडेंट को पेमेंट करता है यहां पर, तो उस समय टीडीएस काटना है प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विसेज के नाम पर, या फिर रॉयल्टी, या फिर 28 वाला सेक्शन में जो हम लोगों ने क्लॉज नंबर VA देखा, या फिर जो है रेम्युनरेशन वगैरह फीस दिया जाता है डायरेक्टर्स को। एक्सेप्ट 192 में अगर सैलरी बोलकर टैक्सेबल है, इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशन साबित हो जाता है तो बात अलग है। ठीक है, तो 192 में ही चला जाएगा, अदरवाइज यहां पर आ जाएगा 194J में आ जाएगा। ठीक है, तो यही पर जो है पहला अमेंडमेंट एक्सेप्ट इंडिविजुअल हफ स्टार वाला ये बोला गया। दूसरा अमेंडमेंट फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में 2% बताया गया। तीसरा अमेंडमेंट सिनेमाग्राफिक फिल्म का जो रॉयल्टी होता है उस पर 2% करके बताया गया। ठीक है, और डायरेक्टर को कुछ भी पेमेंट करो टीडीएस काटना है, लेकिन अगर मान लीजिए अदर को पेमेंट करोगे तो 30,000 से ऊपर होगा तभी टीडीएस काटना है। ठीक है, तो ये कहानी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में, जो कि आपका आता है 194K। हम लोगों का जो सेक्शन है अगला, ये 194K है। यहाँ पर 194K की पूरी कहानी मैंने पिछले वीडियो में सुनाई हुई थी। है तो अमेंडमेंट छोटा सा, लेकिन मैंने पूरा म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स होता है या यूटीआई का यूनिट होता है उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बता दिया गया था कि जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर यूटीआई वाले होते हैं, वो लोग इनकम जो कमाते हैं वो सारे सेक्शन 10 में एग्जम्प्टेड होता है, लेकिन जब वो लोग इनकम को बांटने के लिए जाते हैं तो टैक्सेबिलिटी आता है। वो बांटने के लिए जाते हैं तो भी तो टैक्सेबिलिटी आता है। ठीक है, और ये जो टैक्सेबिलिटी आता है ये सेक्शन 115R में बताया गया है। 115R में बताया गया है, जिसकी पूरी कहानी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि 194K जो अमेंडमेंट आया वो म्यूचुअल फंड या फिर आपका यूटीआई वालों के लिए आया कि अगर वो लोग 5,000 से ज्यादा रेसिडेंट को कुछ भी पे करते रहेंगे तो फिर वो 10% के रेट से टीडीएस काटेंगे, क्रेडिट और पेमेंट विचेवर इज अर्लियर के टाइम में। ये फाइनेंस एक्ट 2020 ने बोला 10% के रेट से टीडीएस काटना। म्यूचुअल फंड या यूटीआई 5,000 से ज्यादा अगर रेसिडेंट को पेमेंट करते रहेंगे तो फिर आपको 10% के रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन कैपिटल गेन के केस में यहां पर टीडीएस काटने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो नॉट कैपिटल गेन, जो सीजी लिखा हुआ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो कैपिटल गेन के बारे में बताता है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने बोला कि म्यूचुअल फंड या यूटीआई वाले जो रेसिडेंट को पेमेंट करते रहेंगे 5,000 से अधिक, ठीक है, तो 10% के रेट से टीडीएस काटना है। अब हम लोग एक अमेंडमेंट की बात करते हैं 194LC के बारे में। यहां पर जो है 2 प्रकार के अमेंडमेंट है। पहला, एक तो 4% का रेट क्लियर कर दिया गया है। दूसरा जो है वो 5% का जो पहले वाला रेट था वो भी दिया गया है, लेकिन उसमें डेट को बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर डेट क्या याद रखना है आपको, केवल 1 जुलाई 2023। जो एग्रीमेंट था ना उसमें बहुत किचकिच है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि 1 जुलाई 2023 तक एग्रीमेंट रहेगा, या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किया गया रहेगा। ठीक है, या फिर कोई भी बॉन्ड होगा तो उसके लिए 1/4/2023 तक की सीमा बढ़ा करके फाइनेंस एक्ट 2020 ने कर दी गई है। अब यहां पर एक बात और बोला गया है कि अगर इंडियन कंपनी, हमारी भारतीय कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट विदेशी से यानी कि नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से लोन लेती है, अब लोन लोगे या फिर पैसा बोरो करोगे, चाहे लॉन्ग टर्म बॉन्ड के नाम पर, चाहे रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड उसको इश्यू करोगे, तो उसको भैया इंटरेस्ट खाएगा, इंटरेस्ट मांगेगा तुमसे। तो उसको इंटरेस्ट को पे करते वक्त में बोला कि कुछ केस में 4% के रेट से टीडीएस काटना है। फाइनेंस एक्ट 20 ने बोला 4% वाला रेट, और बाकी केस में तो 5% पहले से ही था। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने बोला कि आपका अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो, ध्यान रहे पहला कंडीशन लॉन्ग टर्म बॉन्ड या इंडियन कंपनी का रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो, जिसको 1/4/2020 से लेकर 1
कि जुलाई 2023 के बीच में इशू किया गया हो। जी हाँ, 1/4 तो मैंने 1 जुलाई 2023 पीछे वाला डेट याद रखने के लिए बोला। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं मनी बोरो फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया किया हो, मतलब सोर्स आउटसाइड इंडिया है। 4% के लिए एक और कंडीशन बोल दिया कि सोर्स आउटसाइड इंडिया, ऐसा नहीं बोला फॉरेन करेंसी में ही करो। ठीक है, लेकिन सोर्स आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि जो भी आपका यूनिट है वो लिस्टेड होना चाहिए IFSC में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में बताया गया है। ठीक है, तो सेज एक्ट 2005 के हिसाब से IFSC में आपका यूनिट लोकेटेड है। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से के नाम पर फॉरेनर से, यानी कि नॉन ईस्ट इंडिया फॉरेन कंपनी से अगर पैसा लेते हो जिसका सोर्स आउटसाइड इंडिया है, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट चुकाते वक्त में भैया 4% के रेट से TDS काटना है, याद रखना। इंटरेस्ट चुकाते वक्त में 4% के रेट से TDS काटना है। विदेशी लोगों को इंटरेस्ट चुकाते वक्त में 4% के रेट से TDS काटना है, ये सब 194 LC बोलता है। बाकी केस में बोला लोन एग्रीमेंट अगर 1/4/2012 से 1 जुलाई 2023 के बीच हुआ। फिर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में बोला कि 1 जुलाई 2012 से लेकर 1 जुलाई 2023, यानी कि लास्ट डेट मैंने केवल आपको याद रखने बोला है। अगर वो भी ना याद रहे 1 जुलाई, तो जुलाई 2023 आप याद रख सकते हो। तो ये सारे एग्रीमेंट के डेट वगैरह जो है ना बढ़ा दिए गए। ये बातें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं 194 LD के बारे में। जी हाँ, अभी अभी हम लोगों ने जो सेक्शन देखा, वो कौन सा सेक्शन देखा, वो हम लोगों ने 194 LC देखा। ठीक है, 194 LC देखा। उस सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि अगर विदेशी से, नॉन ईस्ट इंडिया फॉरेन कंपनी से अगर लोन लेते हो, चाहे वो आप बोरो करो, चाहे लोन एग्रीमेंट से, चाहे वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड के थ्रू या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के थ्रू, अगर सोर्स आउटसाइड इंडिया का है तो भैया आपका 4% और 5% से रेट से TDS काटना है, ये बताया गया। अभी यहां पर बोलता है कि कुछ बॉन्ड, स्पेसिफिक कुछ बॉन्ड, मतलब सर्टेन बॉन्ड यहां पर बोल दिया। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोल दिया। यहां पर बोला कि यहां पर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी नहीं बोला, यहां पर बोला FII और QFI, रेट वही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। इन लोगों से अगर आपने जो है वो पैसे लिए हैं, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड देकर इंडियन कंपनी का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड देकर इंडियन कंपनी का, या एक और है यहां पर म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज देकर, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज देकर। तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज देकर आपने किससे, तो FII वालों से या QFI वालों से पैसे लिए हैं, तो उसको जाहिर सी बात है इंटरेस्ट खाएगा वो। तो इंटरेस्ट देते वक्त में 5% के रेट से TDS काटना है। इंटरेस्ट देते वक्त में 5% के रेट से TDS काटना है। जी हाँ, FII QFI वालों को अगर आप पैसे दे रहे हो इंटरेस्ट के नाम पर, तो भैया 5% के रेट से TDS काटना मत भूलना। ठीक है, ये बात हम लोगों ने देखी। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है 194N की तरफ। जी हाँ, ये आपका फाइनेंस एक्ट जो है 19 में आया हुआ सेक्शन है। इसमें बहुत भयंकर बदलाव हुआ है। अब आपके घर में शादी ब्याह है और आप 20 लाख से ऊपर पैसा निकालने के लिए जा रहे हो बैंक से, तो बैंक आपका 3 साल का ITR देखेगा। जी हाँ, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बैंक कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, उससे अगर आप कैश विड्रॉ करते हो किसी भी अकाउंट से, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, अगर कैश विड्रॉ करोगे, ठीक है, कितने भी नंबर अकाउंट से, अगर आपने जो है एक फाइनेंशियल ईयर में जनरल क्लॉज क्या है कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ किए, कैश में 1 करोड़ या उससे ज्यादा विड्रॉ किए, तो 2% के रेट से TDS कटेगा। 1 करोड़ या उससे ज्यादा 1 CR और मोर, तो 2% के रेट से TDS कटेगा। लेकिन अगर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल विड्रॉ कर रहे हो वो वाला प्रीवियस ईयर के पिछले 3 प्रीवियस ईयर में, जिस साल विड्रॉ कर रहे हो वो वाले प्रीवियस ईयर के पिछले 3 प्रीवियस ईयर में अगर आपने रिटर्न नहीं डाला है, तो 20 लाख से ऊपर निकालोगे तो 2%, 1 करोड़ या उससे ऊपर निकालोगे तो 5%, 20 लाख या उससे ऊपर तो 2% और 1 करोड़ या उससे ऊपर तो 5% के रेट से TDS कटेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक बात और बोली कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो RBI से कंसल्ट करके नो TDS और लोअर TDS नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकती है कि भैया इतना TDS मत का, तो 2% 5% वाला जो कंडीशन बोला। बाकी सब केस में, बाकी अगर आपने रिटर्न डाला हुआ है तो 1 करोड़ और मोर, तो उस सिचुएशन में आप बाकी सब केस में जो है 2% तो कम से कम TDS लगेगा ही 1 करोड़ या मोर पर। लेकिन यहां पर बोला कि अगर ऑल 3 प्रीवियस ईयर में अगर आपने जो है रिटर्न नहीं डाला है तो 20 लाख से ऊपर 2% और 1 करोड़ से ऊपर 5% के रेट से TDS कटेगा। यहां पर प्रोवाइडेड करके बोला कि कुछ लोगों को अगर पे करते रहोगे ना भाई साहब, तो TDS नहीं काटना। ऐसे कौन कौन से लोग हैं? गवर्नमेंट को पे करते रहोगे, बैंक या कोऑपरेटिव बैंक को पे करते रहोगे तो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से तुम TDS काटोगे, सरकार को पे करोगे तो TDS काटोगे नहीं। और तीसरा बोला RBI गाइडलाइन से
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जो बैंक वगैरह का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होता है ना, उससे भी टीडीएस नहीं काटना है। और बैंक वगैरह का व्हाइट लेवल एटीएम के लिए भी अगर पैसे दे रहे हो ना तो भी टीडीएस नहीं काटना है। और उसके बाद बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड लोगों से टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने जानी। अब अगला सेक्शन है हमारा, जी हाँ, ये 194A सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पर बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वही है जो कि जीएसटी के प्रोविजन में बताया गया है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वही है जो कि जीएसटी के प्रोविजन में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म देता है आपको अपना जो है वो कोई काम करने के लिए, गुड्स या सर्विस सप्लाई करने के लिए, ठीक है, यानी कि वो ओन कंट्रोल और मैनेज करता है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज, जैसे कि आपके अमेजॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, आजकल मीशो वगैरह चला है, तो घर घर में लेडीज जो है वो कपड़े शेयर करके जो है वो बेचने लगी हैं। तो यहां पर बोला कि अगर इको वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाले, जो लोग उसमें पार्टिसिपेंट्स लोग हैं, यानी कि जो लोग अपना अमेजॉन पे लिस्टिंग करवाते हैं, फ्लिपकार्ट पे, या कोई भी जो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थे, तो उस सिचुएशन में जब आपको पैसा मिलते रहेगा तो ग्रॉस अमाउंट पर 1% टीडीएस काटेगा। ग्रॉस अमाउंट पर 1% टीडीएस काटेगा। याद रहे कि अगर आप अमेजॉन के थ्रू सेल करते हो, ठीक है, बस इंडिविजुअल हब को राहत दी गई है, बाकी कंपनी वंपनी को कोई राहत नहीं है। जो भी पैसा पे करते रहेगा, मान लीजिए कि अगर आपका पूरे साल में 25 लाख का जो है वो सेल किया अमेजॉन वाले ने, तो 25 लाख देते वक्त में ना टीडीएस काटेगा 1% के रेट से, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पैसे देते वक्त में, क्यों? तो उसने गुड सर्विस जो है अपना सेल वगैरह किया है, तो ये पैसे देते वक्त में 1% क्रेडिट और पेमेंट विचेवर सैलरी के टाइम पर। लेकिन यहां पर कोरोना की वजह से 1 अक्टूबर 2020 से इस अमेंडमेंट को इफेक्टिव किया गया। कोरोना की वजह से थोड़ा डेट बढ़ा दिया गया 1 अक्टूबर 2020 से। फिर बोला सबसेक्शन 2 कि इंडिविजुअल हब को लेकिन राहत है। इंडिविजुअल हब का अगर 5 लाख से ऊपर पे करते रहेगा ना तभी 1% टीडीएस काटेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको पैन और आधार अपना फर्निश करना पड़ेगा। इंडिविजुअल का अगर 5 लाख से ऊपर पे करते रहेगा ना तो ही टीडीएस काटना है। कंडीशन ये है कि उस इंडिविजुअल हब को अपना पैन या आधार देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्लॉज नंबर 3 बोलता है कि यहां पर जो है वो आपका टैक्स डिडक्ट या फिर एग्जेम्प्ट, तो मतलब आपका यहां पर जो है टैक्स डिडक्ट हो गया या सब क्लॉज 2 की वजह से एग्जेम्प्ट हो गया तो कहीं और टैक्स नहीं लगेगा। ये खासियत है कि इस पैसे पर कहीं और टैक्स नहीं लगेगा एट अदर प्लेस अंडर द प्रोविजन ऑफ द टीडीएस, ठीक है, कहीं भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए सबसेक्शन 2 में बच गए आप, ठीक है, तो कहीं और ऐसा नहीं है कि टीडीएस लगेगा। फिर बोला कि सीबीडीटी जो है आपका बोर्ड जो है वो फर्दर गाइडलाइंस दे सकती है और उनके गाइडलाइंस को ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने में रखा जाएगा जब वो सेशन में हो, तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने में रखा जाएगा जब वो सेशन में हो, ऐसा क्लॉज नंबर 5 बोलता है, ठीक है। तो 194 क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपने पार्टिसिपेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को गुड्स या सर्विस जो सेल वगैरह होता है उसका पैसा देते रहेगा तो 1% के से टीडीएस काटेगा। लेकिन बचेगा कौन? इंडिविजुअल हब जिसका 5 लाख तक पैसा मिल रहा है इको वाले से, अमेजॉन वगैरह से, ठीक है, लेकिन उसको पैन या आधार अपना फर्निश करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अमेजॉन में रजिस्टर करते वक्त में कुछ डिटेल्स आपसे मांगते ही हैं वो लोग। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि जहां पर टैक्स इस सेक्शन की वजह से 194A की वजह ओ की वजह से 194O की वजह से, ठीक है, इको और 194O देखो मिलता जुलता तो 194O इस सेक्शन की में टैक्स कट गया या फिर एग्जेम्प्ट हो गया तो अदर किसी जगह पर जो है वो आपसे टीडीएस का सवाल नहीं उठाया जाएगा। फिर बोलता है कि सीबीडीटीज के बारे में गाइडलाइंस दे सकती है और उनके गाइडलाइंस को ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा, ये प्रोविजन बोलता है। अब सेक्शन नंबर 195 मैंने आपको 194 के बताते वक्त में ही बोल दिया था। यहां पर सिर्फ एक ही बात बोला गया कि इसमें लिखा हुआ है कि 115O का डिविडेंड जो है तो टीडीएस नहीं कटने का कंडीशन दिया गया था, उस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया। लिखा था कि भाई जहां पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम पर कंपनी डिविडेंड देते वक्त में जो पैसे जो है वो टैक्स भर चुकी है कंपनी 115O में, तो शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो क्लॉज था 115O की चर्चा 195 में की गई थी उसको खाली डिलीट कर दिया गया है, इतना ही अमेंडमेंट है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों ने टीडीएस के सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लिए, टीडीएस के सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो केवल टीसीएस का अमेंडमेंट्स होगा, फाइनेंस एक्ट 2020 का। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी आईसीएआई का जो अपडेट नहीं आया है, इंस्टीट्यूट का जब अपडेट आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया का अपडेट आने के बाद वो बाकी अमेंडमेंट्स भी मैं आपको कवर करवा के दूंगा। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलो इन वीडियोस को। जय राम जी की।